Assalamu alaikum students. Today we will start our new chapter number 9 of chemistry of 10th class, that is the chemical equilibrium. इस चैप्टर में हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम की टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। और इक्विलिब्रियम को हम लोग केमिकल रिएक्शंस के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं हम ये पढ़ेंगे। और केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम का क्या फ़ायदा है इसकी हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल लेवल पे भी और इन अ लैब वर्क टू, ठीक है। सो द टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर इज़ द रिवर्सिबल रिएक्शन एंड द डायनेमिक इक्विलिब्रियम। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स जो हैं वो रिकॉल करेंगे अबाउट द केमिकल रिएक्शंस। द फर्स्ट टर्म विच इज़ कॉल्ड एज अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? All of you know that chemical reaction is a process in which the two or more substances are combined together to form a new product, ठीक है। और दो से ज़्यादा एलिमेंट या सब्सटेंस आपस में कंबाइन होते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनता है। और उस नए प्रोडक्ट की जो करैक्टरिस्टिक है वो उस अपने बनाने वाले सब्सटेंस से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। इसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑक्सीजन और कार्बन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जब आपस में कंबाइन होते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? वाटर, ठीक है। वाटर, ऑक्सीजन इज़ अ गैस, हाइड्रोजन इज़ अ गैस एंड वाटर इज़ अ लिक्विड। और वाटर की जो प्रॉपर्टीज़ है, जो बिहेवियर है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से डिफरेंट है, ठीक है। ओके, द सेकेंड टर्म इज़ द केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन क्या होती है? जो भी केमिकल रिएक्शन आपका है अगर हम उसको सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपका केमिकल रिएक्शन है, इसको अगर मैं लिखने की बजाय इनको वर्बली लिखने की बजाय या वर्ड से लिखने की बजाय मैं उसको उसकी सिंबल से रिप्रेजेंट करूँगी, सो दैट केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज द केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। सो दिस इज़ अ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। और केमिकल इक्वेशन लिखने में क्या मेथड क्या होता है कि एरो हेड लगाते हैं। एरो हेड का मतलब है दैट एरो हेड इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रहा है या क्या चीज़ें मिलके क्या बना रही हैं, ठीक है। और एरो हेड के जो लेफ़्ट साइड पे जो चीज़ें होती हैं, जो भी सब्सटेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। और जो इसके राइट साइड पे जो सब्सटेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट, ठीक है। रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। और उस केमिकल रिएक्शंस को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? बाय पुटिंग एन एरो विच रन्स फ्रॉम रिएक्टेंट टुवर्ड्स प्रोडक्ट, ठीक है। ओके, तो केमिकल रिएक्शंस को हम लोग जो है वो दो कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन दो तरह का होता है। नंबर फर्स्ट इज़ कॉल्ड एज द इरिवर्सिबल रिएक्शन and number 2 is called as reversible reaction. इरिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं? इर का मतलब होता है नॉट, रिवर्स का मतलब वापस आना, यानी कि वो रिएक्शन जिनको हम वापस नहीं लेके आ सकते उन रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन। वो रिएक्शन जिनको हम वापस नहीं लेके आ सकते वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे? इरिवर्सिबल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल ऑल द बर्निंग प्रोसेस, जितने भी बर्निंग प्रोसेसेस हैं दे आर द इरिवर्सिबल रिएक्शन। यानी कि कार्बन यानी कि कॉल ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड और हीट प्रोड्यूस होती है। तो हम उस गैस और हीट को आपस में कंबाइन करके दोबारा से ऑक्सीजन और कार्बन नहीं बना सकते। सो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे? इरिवर्सिबल रिएक्शन। या एक आपने इक्वेशन पढ़ी थी दैट इज़ द रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन में हमने क्या पढ़ा था कि आयरन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं और हमारे पास क्या बनता है? आयरन ऑक्साइड, ठीक है। सो दिस इज़ आल्सो एन इरिवर्सिबल रिएक्शन के
जो रस्ट है या आयरन ऑक्साइड जो बना है, हम उसको दोबारा से ऑक्सीजन एंड आयरन में कन्वर्ट नहीं कर सकते. सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ द इरिवर्सिबल रिएक्शन. ठीक है. तो अगर मैं इरिवर्सिबल रिएक्शन की करैक्टरिस्टिक देखूं, यानी कि जो अभी हमने इसकी एग्जांपल देखी है या मैंने इसकी डेफिनेशन बताई है, तो अगर उसी बेस पे मैं इसकी क्वालिटीज़, इसकी प्रॉपर्टीज़ या करैक्टरिस्टिक देखूं, तो उसको मैं इस तरह से मार्क कर सकती हूँ कि इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं. नंबर फर्स्ट, जो कि रिवर्स नहीं होते, वो जो कि वापस नहीं आ सकते. ठीक है. नंबर सेकंड, दे आर द कंप्लीट रिएक्शन. कंप्लीट का मतलब होता है कि ख़त्म हो गए हैं, वो मज़ीद प्रोसीड नहीं हो सकते. जैसे कि ये एक मैंने जितनी भी क्वांटिटी लिखी है कि 4 आयरन 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर 2 आयरन ऑक्साइड बना रही हैं. सो ये मज़ीद प्रोसीड नहीं हो सकता, ये ख़त्म हो गया, ना ही वापस जा सकता है, ना ही आगे फर्दर प्रोसीड हो रहा है. So normally irreversible reaction are complete reaction, and irreversible reactions are represented by a arrowhead. हम उसको एक arrowhead से represent करते हैं. Is it clear? So these are the characteristics of the irreversible reaction. The second type of the reaction is called as reversible reaction. अब ये रिवर्सिबल का क्या मतलब है? नेम्स रिप्रेजेंट है ऐसे रिएक्शन जिनको हम उनकी पहले वाली स्टेट में वापस लेके आ जाएं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन. फॉर एग्जांपल, टेक एन एग्जांपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड. हाइड्रोजन आयोडाइड इज़ फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ द हाइड्रोजन एंड आयोडीन. ठीक है. तो ऐसा रिएक्शन इसमें क्या होता है कि अभी ये आपके रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर बना रहे हैं प्रोडक्ट. हाइड्रोजन इज़ अ गैस, आयोडीन इज़ अ गैस, एंड हाइड्रोजन आयोडाइड इज़ आल्सो एन अ गैस. ठीक है. अब हाइड्रोजन कलरलेस है, आयोडीन का इसका कोई कलर नहीं है. हाइड्रोजन इज़ द कलरलेस. आयोडीन का कलर होता है डेट इज़ द पर्पल कलर. ठीक है. एंड हाइड्रोजन ऑक्साइड इज़ आल्सो कलरलेस गैस. ठीक है. अब क्या होता है कि भाई हाइड्रोजन स्टार्ट में क्या है कि भाई सिर्फ हमारे पास रिएक्टेंट है, हाइड्रोजन एंड आयोडीन है. ठीक है. तो रिएक्टेंट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन एंड आयोडीन आपस में कंबाइन होकर हाइड्रोजन आयोडाइड यानी कि प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देते हैं. स्टार्ट में इन दोनों की क्वांटिटी ज़्यादा थी और ये नहीं था. जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो इन दोनों ने आपस में कंज्यूम होके क्या बनाना शुरू कर दिया? हाइड्रोजन आयोडाइड. सो विद द पैसेज ऑफ टाइम इन दोनों की क्वांटिटी कम होती जाएगी और हाइड्रोजन आयोडाइड की क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज़ करती जाएगी. ठीक है. सो ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स आपस में मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं, इस रिएक्शन को हम एक और नाम भी देते हैं. दिस इज़ कॉल्ड एज द फॉरवर्ड रिएक्शन. फॉरवर्ड का मतलब जो कि आगे प्रोसीड कर रहा है. ठीक है. तो एक स्टेट ऐसी आएगी जब इस प्रोडक्ट की क्वांटिटी जो है वो इन दोनों की निस्बत बहुत ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि इन्होंने सारा आपस में रिएक्ट कर लिया है और ये बना दिया है. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन का मतलब है कि टेम्परेचर और प्रेशर जो भी आपने इसको प्रोवाइड किया है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे ही इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है. डिकम्पोज मीन्स कि ये ब्रेक होना शुरू हो जाता है. ब्रेक होगा किस में? दोबारा से हाइड्रोजन एंड आयोडीन में. ठीक है. यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड ब्रेक होना शुरू होता है एंड अगेन इट फॉर्म द हाइड्रोजन एंड आयोडीन. ठीक है. सो अब इसमें क्या है कि ये ब्रेक हो रहा है और इस ब्रेकिंग रिएक्शन को हम लोग एक और नाम भी देते हैं, दैट इज़ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है. अब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन चूँकि इस रिएक्शन का उलट है. ठीक है. ये प्रोडक्ट से रिएक्टेंट पे आ रहा है, उलट रिएक्शन है और इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिवर्स रिएक्शन. तो जो रिवर्सिबल रिएक्शन है इसका मतलब है उसमें दो तरह के रिएक्शन हो रहे होते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन. इट डिपेंड्स कि किसकी क्वांटिटी ज़्यादा है. जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, अगर तो रिएक्टेंट की क्वांटिटी ज़्यादा है तो फिर फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, और अगर प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज़्यादा है तो फिर रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा.
ठीक है। इसको हम लोग, इस रिएक्शन को हम लोग विजुलाइज़ भी कर सकते हैं। ये तो इक्वेशन के ज़रिए किया ना, हम इसको विजुलाइज़ भी कर सकते हैं। कैसे कि भी अगर आपके पास कोई कंटेनर है, लेट्स सपोज ये आपके पास रिएक्टिंग चैम्बर है, ठीक है। इसके अंदर आपने हाइड्रोजन गैस डाली हुई है और आयोडीन गैस डाली हुई है और इसको हमने ऊपर से बंद किया हुआ है। इस रिएक्टिंग चैम्बर में अभी मैंने क्या बताया था कि हाइड्रोजन कलरलेस है और आयोडीन क्या है, पर्पल शेड का होता है। सो इसमें आयोडीन पर्पल शेड में हमें नज़र आ रही होती है। जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगा तो इस वेसल में मौजूद जो दोनों गैसेस हैं वो आपस में मिलकर क्या बना देंगी, हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। जैसे ही हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगी तो यहाँ पे जो हमें पर्पल कलर अलहदा से नज़र आ रहा था आयोडीन का, अब चूँकि उसने केमिकल रिएक्शन कर लिया और एक नया प्रोडक्ट बन गया, डेट इज़ हाइड्रोजन आयोडाइड, और वो भी क्या है, एक कलरलेस गैस, यानी कि अब आपको उस चैम्बर में कोई कलरिंग गैस नज़र नहीं आ रही होती, ठीक है। लेकिन जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन स्टार्ट होता है या रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट होता है, ये पहले था फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। जैसे ही रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट होता है और उस रिवर्स रिएक्शन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन स्टार्ट होता है, तो हमें उस चैम्बर में दोबारा से पर्पल कलर जो है वो नज़र आना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है कि आयोडीन गैस दोबारा से प्रोड्यूस हो गई है। अगर आयोडीन प्रोड्यूस हुई तो साथ में दूसरी कौन सी गैस प्रोड्यूस हुई है, डेट इज़ द हाइड्रोजन, ठीक है। इस तरह से फिर इनकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, फिर ये दोनों आपस में मिलकर दोबारा से हाइड्रोजन आयोडाइड बना लेंगे और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। इज़ इट क्लियर, ठीक है। टेक एन अनदर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज के वी आर टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ द formation of calcium carbonate. Calcium carbonate, that is the limestone. Calcium carbonate is formed by the calcium oxide and carbon dioxide gas. They react together to form the calcium carbonate. It is also a reversible reaction. How? Let's suppose कि भाई ये आपके पास ये एक चैम्बर है, रिएक्टिंग चैम्बर है, इसके अंदर आपने कैल्शियम कार्बन ऑक्साइड भी डाला हुआ है और इसके अंदर आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी डाली हुई है, ठीक है। इन दोनों ने आपस में रिएक्ट कर लिया है और रिएक्ट करने के बाद जो आपके पास प्रोडक्ट बना है, डेट इज़ अ कैल्शियम कार्बोनेट। सो ये इस वक्त ये दोनों आपस में मिलकर ये बना रहे हैं, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और इस रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब है कि जिसमें दो चीज़ें कंबाइन हो रही हैं, ठीक है। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन है ये वाला, ठीक है। जैसे ही इसका रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट होता है, रिवर्स रिएक्शन जब स्टार्ट है तो इसमें देखें कि बैक पे कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होगा एंड दे विल फॉर्म द कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि रिवर्स रिएक्शन में आपके पास दोबारा से ये मिल जाएगी। इज़ इट क्लियर? अब देखिए मैंने इस वेजल के ऊपर कोई ऊपर ढक्कन, कोई लिड वगैरह नहीं बनाई है। जैसे ही ये रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ गैस, तो क्या हो जाएगा कि वो उसको यहाँ पे ओपन जगह मिल रही है, वो यहाँ से क्या कर जाएगी, स्केप कर जाएगी, बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो बाकी पीछे क्या रह जाएगा, खाली कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसका मतलब है कि जब दोबारा से फॉरवर्ड रिएक्शन होना है तो अब फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए कैल्शियम ऑक्साइड के पास कोई कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं है, क्योंकि जो प्रोड्यूस हुई थी वो सारी की सारी निकल गई है, खाली क्या है आपके पास, कैल्शियम ऑक्साइड है। लेकिन अगर इसके ऊपर अगर मैं यहाँ पर ढक्कन लगा देती, इसको मैं बंद कर देती, ठीक है, तो अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो रिवर्स रिएक्शन से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है वो अब उसको यहाँ से निकलने की कोई जगह ना मिलती, इसलिए वो उस चैम्बर के अंदर ही रहती। समझ आ गई? तो अब कैल्शियम ऑक्साइड दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होकर फिर से कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, ये फिर से डिकम्पोज होकर ये बना देगा और ये फिर ये दोबारा ये बना देंगे, प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ से हम लोग जो है वो एक पॉइंट देख रहे हैं कि भाई जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो हमेशा क्लोज सिस्टम में है। अगर आप इसको ओपन सिस्टम में करेंगे तो डेफिनेटली वहाँ से गैस रिमूव हो जाएगी। गैस रिमूव हो जाएगी तो एक रिएक्टेंट चला जाएगा। अगर रिएक्टेंट चला जाएगा तो उसका मतलब है कि भाई उस रिएक्टेंट ने जिस दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करना था वो ही अवेलेबल नहीं है, तो रिएक्शन भी नहीं होगा, ठीक है। तो इन तमाम एग्जांपल्स से हम लोग अगर रिवर्सिबल रिएक्शन की करैक्टरिस्टिक्स या क्वालिटीज़ या प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना चाहें तो वो इस तरह से होगा कि नंबर 1, इसकी फ़र्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि ये कभी भी कंप्लीट नहीं होते हैं, दे डोंट कंप्लीट,
यानी कि रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट दोबारा से मिलके रिएक्टेंट बनाते हैं, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, ठीक है। नंबर 2, रिवर्सिबल रिएक्शन में 2 रिएक्शन होते हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन। इसमें 2 रिएक्शन होते हैं। नंबर 3, रिप्रेजेंटेशन। रिवर्सिबल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने अगर यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड वाली इक्वेशन लिखी है, हाइड्रोजन एंड आयोडीन आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म द हाइड्रोजन आयोडाइड, तो मैं यहाँ पे डबल एरो रिप्रेजेंट कर रही हूँ। डबल एरो इंडिकेट कि इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है और रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा है, ठीक है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ डबल एरो। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये हम इसको डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैंने अभी आपसे क्या कहा है कि दे डोंट कंप्लीट। अब इसके कंप्लीट नहीं होते हैं, इसका क्या मतलब है? जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो एट द स्टार्ट हमारे पास क्या होता है कि रिएक्टेंट की क्वांटिटी ज़्यादा है, ये तो हमें पता है, इसलिए रिएक्शन जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है और प्रोडक्ट बनता जाता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब प्रोडक्ट की क्वांटिटी होती है तो ये दोबारा से रिवर्स होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये इसलिए जैसे ही जिस चीज़ की क्वांटिटी जिस साइड पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उस साइड का रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए हम कहते हैं कि ये रिएक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं होता। रिवर्स फॉरवर्ड फिर एक स्टेट ऐसी आती है कि जितना फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होता है उतना ही रिवर्स रिएक्शन हो रहा होता है, जितना फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होता है उतना ही रिवर्स रिएक्शन हो रहा होता है। उस स्टेट में हम बोलते हैं कि रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पे आ गया है, ठीक है। और उस स्टेट को हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। व्हेन द फॉरवर्ड रिएक्शन when forward reaction become equivalent to the reverse reaction। अब ये become equivalent का क्या मतलब है? ये उनकी रेट है। रेट का मतलब उनकी स्पीड। जब फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड रिवर्स रिएक्शन की स्पीड के इक्विवेलेंट आ जाती है उस स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। अब केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो 2 तरह का होता है, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम 2 तरह का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक का क्या मतलब होता है? स्टैटिक मीन एट रेस्ट। स्टैटिक मीन एट रेस्ट, जब चीज़ें मूव नहीं कर रही होती, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बुक जो है वो एक टेबल पे पड़ी हुई है और वो उसी पोजीशन पे रहती है, वो मूव नहीं कर रही है, वो इस वक्त वो बैलेंस है। बैलेंस होने का मतलब है ना ही वो अपवर्ड मूव कर रही है, ना ही वो डाउनवर्ड, ना ही लेफ़्ट, ना ही राइट, और वो एक एट रेस्ट है। तो उस तरह के इक्विलिब्रियम, उस तरह के बैलेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। नंबर सेकंड इज़ अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक का जहाँ पे भी वर्ड आता है इसका मतलब है डैट इज़ रिलेटेड टू द मूवमेंट, यानी कि जो कि रेस्ट पे नहीं होता, यानी कि मूव कर रहा है। जैसे कि हमने अभी ये एग्जांपल्स पढ़ी हैं, ठीक है। इन एग्जांपल्स में हमने भी क्या कहा है कि फॉरवर्ड मिलके रिवर्स बनाता है, रिवर्स फॉरवर्ड, फॉरवर्ड रिवर्स, रिवर्स फॉरवर्ड, फिर इनके दरमियान इक्विलिब्रियम आ जाता है कि जितना फॉरवर्ड का रेट है उतना ही रिवर्स का रेट है, ठीक है। तो उस वक्त अब चूँकि उस वक्त जो इक्विलिब्रियम जो आया है उसमें रिएक्शन स्टॉप नहीं हुआ बल्कि वो प्रोसीड हो रहा है, वो मूव कर रहा है, लेफ़्ट राइट, राइट लेफ़्ट। तो उस तरह के इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या बोलते हैं? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। सो वी कैन से डैट कि केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो हमेशा क्या होंगे? डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट पे, ठीक है। सो दिस इज़ द सम रिव्यू अबाउट द केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे देन डैट के हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द केमिकल इक्विलिब्रियम बाय द ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन रेट, रिएक्शन की स्पीड क्या है, अलॉन्ग विद द टाइम, टाइम के साथ क्या कौन सा रिएक्शन है और रिएक्शन की स्पीड क्या है। एट द फर्स्ट जब फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले रही हूँ आयोडीन और हाइड्रोजन की ही। हाइड्रोजन आयोडाइड है एंड दिस इज़ एन रिवर्सिबल रिएक्शन।
हम लोग ने क्या पढ़ा कि एट द फर्स्ट रिएक्टेंट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और प्रोडक्ट ज़ीरो होते हैं। तो इसका मतलब शुरू में हमारे पास रिएक्टेंट ज़्यादा है और फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आई कैन से डैट कि शुरू में ये रिएक्शन का रेट है ना, जैसे कि ये है 1 2 3 4 5 6, तो एट द स्टार्ट जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो अपनी पीक वैल्यू पे है, रिएक्शन की स्पीड बहुत ज़्यादा है शुरू में, ठीक है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे ये रिएक्टेंट आपस में कंज्यूम होकर प्रोडक्ट बनाते जाते हैं तो इनकी क्वांटिटी भी क्या होती है, कम होती जाती है। जैसे इनकी क्वांटिटी कम होती जाती है रिएक्शन की स्पीड भी कम होती जाती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि अगर पानी का एक टैंक है और दूसरा टैंक बिल्कुल खाली है, जब आपने उस टैंक में से, वो टैंक ऊपर है और खाली वाला टैंक नीचे है, जब आप उसमें उनके दरमियान से ढक्कन निकालेंगे तो बड़ी प्रेशर से पानी जो है वो टैंक से खाली टैंक में जाएगा। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होती है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की, उतनी स्पीड का रिएक्शन होता है, ठीक है। अब शुरू में चूँकि यहाँ पे रिएक्टेंट की क्वांटिटी ज़्यादा थी, सो फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड बहुत ज़्यादा थी, उसका रेट ज़्यादा था, इसलिए मैं इसकी हाईएस्ट वैल्यू से स्टार्ट कर रही हूँ। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम इनकी क्वांटिटी कम होती जाती है तो रिएक्शन की स्पीड भी क्या होती जाती है, स्लो होती जाती है, डाउन होती जाती है। सो रिएक्शन की स्पीड विद द पैसेज ऑफ टाइम डाउन होती जाती है। इज़ इट क्लियर? इसी तरह से अगर मैं रिवर्स रिएक्शन में बात करूं तो रिवर्स रिएक्शन में शुरू के रिएक्शन में रिएक्टेंट ज़्यादा थे, इसलिए मैंने ये इसको यहाँ से स्टार्ट किया। अब शुरू में प्रोडक्ट नहीं है, रिएक्शन होने के बाद ही प्रोडक्ट बना है ना, तो इसलिए मैं उस प्रोडक्ट वाला रिवर्स रिएक्शन को मैं डाउन से स्टार्ट करूँगी, ज़ीरो से, कि शुरू में प्रोडक्ट नहीं है। विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रोडक्ट बनना शुरू होता है और रिवर्स रिएक्शन भी होना शुरू हो जाता है और वो इंक्रीज़ करता रहता है। समझ आ गई इस चीज़ की? तो फॉरवर्ड रिएक्शन डाउन जाता जाता है, ठीक है, और रिवर्स रिएक्शन इंक्रीज़ करता जाता है और वो एक पॉइंट में आपस में आके मैच कर जाते हैं। इस पॉइंट पे जहाँ पे ये दोनों आपस में मैच कर रहे हैं कि रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों आपस में इक्वल हो गए हैं, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट। समझ आ गई इस चीज़ की? सो in this way we can describe the chemical equilibrium graphically. This is the all about our topic, that is reversible reaction and dynamic equilibrium. Thank you.